इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और लेवलिंग क्या होती है ये भी जानेंगे। लेवलिंग क्यों की जाती है, किस पर्पस के लिए की जाती है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। टू प्रिपेयर अ कॉन्टूर मैप, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टूर मैप बनाने के लिए लेवलिंग को किया जाता है। और कॉन्टूर मैप जो है वो ऑलमोस्ट आप जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, रिजर्वॉयर, डैम्स, बैराज वगैरह जो भी बनाई जाती है, रोड्स, रेलवेज वगैरह, तो आपको हमेशा एक कॉन्टूर मैप बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें लेवलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि हम फिक्स कर सकें अलाइनमेंट रोड की, रेलवे की, इरिगेशन कैनाल्स और सो ऑन। ठीक है, और क्यों और क्या रीज़न है? टू डिटरमाइन द ऑल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ हिल, एक हिल पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए, और टू नो द रेड्यूस लेवल, RLs जो होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स की, जो कि सरफेस के ऊपर हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर और नीचे हो, बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, इन सब पॉइंट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लेवलिंग की जाती है। और इवन टू प्रिपेयर अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए लेवलिंग को किया जाता है। जैसे कि प्रोजेक्ट्स मैंने बताई दिया, रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन कैनाल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि कितना अर्थवर्क लगेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क जो होगा हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर लेआउट मैप ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटरी और ड्रेनेज स्कीम्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें लेवलिंग करनी पड़ती है। और अब डेफिनेशंस क्या क्या हैं? पहले तो मैं लेवलिंग के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, डिफरेंस सर्वेइंग और लेवलिंग के डिफरेंस को मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। मेन इनके बीच में जो की डिफरेंस होता है वो यही होता है कि सर्वेइंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। उसमें मतलब कि दो पॉइंट्स जो होती हैं उनके बीच का रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, जबकि लेवलिंग में रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है दो पॉइंट्स के बीच का, बट कौन सा डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, हाइट्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑन और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। ठीक है, दस लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और सर्वेइंग जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है वो डील करती है। लेवलिंग जो हमारे डिस्टेंस वगैरह जो होती हैं या मेजरमेंट्स जो होती हैं वो सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। लेवल सरफेस क्या होता है? एनी सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसका जो सरफेस है वो कैसा है? वो है ऑब्लेटेड स्फेरॉइड। ठीक है, वो सरफेस जो होता है अर्थ का सरफेस, उससे जो पैरेलल एक सरफेस होगा। सपोज जैसे ये एक अर्थ का सरफेस है, ये जो यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है। अब इसके पैरेलल क्या आपको सरफेस दिख रहा है? ये वाला सरफेस जो है ये बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक सरफेस जो बिल्कुल उसके पैरेलल चले, ठीक है, उसको बोल देंगे लेवल सरफेस। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, हमारा अर्थ कर्व्ड है तो वो सरफेस भी कर्व्ड होगा। और इसकी एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं? वैसे तो ये सी है, ठीक है, यहाँ पे ये मीन सी लेवल जो है यहाँ पे ये सी है, बट अगर हम देखें एक लेक जो होता है, ठीक है, वो अर्थ के मतलब जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की मतलब सरफेस है, उसके एकदम पैरेलल उसका ऊपर वाला जो टॉप सरफेस होता है वो बिल्कुल पैरेलल होता है उसके। ठीक है, तो हम ले सकते हैं कि एक जो लेक होता है जिसका वाटर एकदम रुका हुआ शांत सा होगा, तो उसका जो सरफेस है उसको हम लेवल सरफेस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है लेवल लाइन। अब लेवल लाइन क्या होगा? एनी लाइन लाइंग ऑन द लेवल सरफेस इज कॉल्ड लेवल लाइन। कोई भी लाइन जो होगी लेवल सरफेस के ऊपर जो लाई कर रही होगी उसको हम लेवल लाइन बोल देंगे। ये लाइन जो होगी वो जनरली नॉर्मल होगी टू द प्लम लाइन। अब प्लम लाइन क्या होती है? प्लम लाइन जो होती है, अगर आपने प्लेन टेबल सर्वेइंग की है तो उसमें एक प्लम बॉब होती है। ठीक है, वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी और उसी से सेंटरिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो एक क्या होता है कि प्लम लाइन जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है अर्थ की तरफ। कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो बिल्कुल अर्थ की तरफ जाती है ना, तो वही डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटी की वही डायरेक्शन को इंडिकेट करती है प्लम लाइन। ठीक है, प्लम लाइन भी इसी तरीके से होगी। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है,
ये अर्थ सरफेस है और हमें जैसे ये वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, इसी तरीके से एक प्लम लाइन होगी, इस तरीके से ही वो भी अर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी, ठीक है। तो वो हो जाएगी प्लम लाइन, जो कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इंडिकेट करती है। ये लाइन जो है लेवल लाइन, ये हमेशा नॉर्मल होती है टू द प्लम लाइन। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? एनी प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट, मतलब कि ये लेवल सरफेस जो होगा, अभी जो हमने लेवल सरफेस स्टडी किया है, इसके ये टेंजेंशियल होगा, मतलब इस पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे जो सरफेस जो प्लेन पास करेगा उसको हम बोल देंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको बोल देंगे, ठीक है। अब यही हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये लेवल लाइन है, इसके टेंजेंशियल एक टेंजेंट सा ड्रॉ किया हुआ, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसी जगह से जो प्लेन पास करेगा, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट इसी जगह से, कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ से भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वहाँ से जो लाइन पास करेगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह देंगे, और जो प्लेन पास करेगा उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कह देंगे, ठीक है। इट इज़ एनी प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये क्या है? परपेंडिकुलर होती है प्लम लाइन से। अब ये देखो, ये एग्जैक्ट प्लम लाइन जो होगी, अगर हम इस तरीके से प्लम लाइन को माने तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्लम लाइन की ये परपेंडिकुलर होती है। प्लम लाइन कौन सी होती है हमें पता है, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन होती है। अब देखो, ये लेवल लाइन जैसे मैंने अभी बताया, ये लेवल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी और ये टेंजेंशियल होगी टू द लेवल लाइन, मतलब एक टेंजेंट की तरह ये इसके ऊपर होगी, ठीक है। इस तरीके से हमेशा टेंजेंशियल होगी। इसके बाद है वर्टिकल लाइन, द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ प्लम लाइन। जो प्लम लाइन जो है, जैसे हम ये वर्टिकल लाइन तब से हम बोल रहे थे, जो इस वर्टिकल लाइन से जो डायरेक्शन इंडिकेट की जाती है बाय अ प्लम लाइन, उसी को हम वर्टिकल लाइन बोल देते हैं। मतलब जो प्लम लाइन है वो जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, ये इस तरीके की डायरेक्शन, मतलब अर्थ सरफेस की तरफ जाती हुई इस तरीके से जो लाइन है, तो इसी को हम वर्टिकल लाइन बोल देंगे, जो कि इंडिकेट करती है प्लम लाइन की डायरेक्शन को, ठीक है। प्लम लाइन इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, इसको बोल देंगे वर्टिकल लाइन। फिर ये परपेंडिकुलर होगी टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने देख लिया। इसके बाद है वर्टिकल प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन से पास करेगा जो कोई भी प्लेन, उसको हम बोल देंगे वर्टिकल प्लेन। इसके बाद है डाटम सरफेस और लाइन। डाटम सरफेस या फिर डाटम लाइन क्या होती है? जनरली हम जिस पॉइंट से लेके हम किसी भी चीज़ की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं, सपोज कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, उससे हम कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या फिर हाइट मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये डाटम लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट इतनी है, ठीक है। तो मतलब उस पॉइंट के या उस लाइन, पॉइंट नहीं होगा, कोई लाइन होगी या उसका वो सरफेस जो होगा कोई भी, ठीक है, वहाँ से लेके जो अबव तक या फिर उसके नीचे भी हम ले सकते हैं। अगर हम नीचे मेजरमेंट लेते हैं उस लाइन के, तो उसको हम मेजरमेंट्स को जनरली नेगेटिव में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो उसके अबव या फिर उसके बिलो जो मेजरमेंट्स ली जाती हैं, तो वो किस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाती हैं, वो होती है डाटम सरफेस, ठीक है। तो ये होता है एनी इमेजिनरी लेवल सरफेस और लेवल लाइन from which the vertical distance of different points above or below the line are measured. और इंडिया के लिए द डाटम अडॉप्टेड फॉर द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे GTS इज द मीन सी लेवल एट कराची, MST एट कराची। इसके बाद है रेड्यूस लेवल। रेड्यूस लेवल क्या होता है? जैसे कि अभी हमने डाटम लाइन जो है उसके बारे में स्टडी किया, अब उसी डाटम लाइन से लेके जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट का, उसी डाटम से जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि उसके कंपैरिजन में जो टोटल हाइट होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, उसको बोला जाएगा रेड्यूस लेवल। अब रेड्यूस लेवल जो होता है मतलब उसके कंपैरिजन में ही हम चीज़ें निकालते हैं, तो वो रेड्यूस लेवल जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डाटम के कंपैरिजन में निकालते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो पॉइंट जो है वो डाटम के ऊपर है या फिर उसके कंपैरिजन में नीचे है, मीन सी लेवल के ऊपर है या नीचे है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लाइन ऑफ कॉलिमेशन।
अब क्या होता है कि लेवलिंग जब हम करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं हम उनसे करते हैं लेवलिंग, जैसे कि डंपी लेवल हो सकता है, ऑटो लेवल और लेज़र लेवल्स भी है आजकल। तो जो इंस्ट्रूमेंट होती हैं उसके ऊपर टेलीस्कोप लगा होता है, तो टेलीस्कोप से हम देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो अब उसमें क्या होता है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन हम कंसिडर करती है जिसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, जो कि पास करती है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स एट द डायफ्रम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास का ऑप्टिकल सेंटर और क्रॉस हेयर्स जो है, जो डायफ्रम के क्रॉस हेयर्स हैं उसके बीच में जो लाइन एक उसके थ्रू पास करती है, और उसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या फिर इसकी कॉन्टिन्यूएशन में चलती है वो लाइन। ठीक है, उसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, इवन उसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेयर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप लगा होता है उस ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट के साथ जो होगा वो टेलीस्कोप लगा हुआ होगा। ठीक है, उस टेलीस्कोप के थ्रू ही तो हम देखेंगे और हमें पता चलेगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो अब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। अब आई पीस जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, उसका ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो लाइन पास करेगी उसको हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोल देंगे। और यहाँ पे क्या था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन में ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास तो यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे था क्रॉस हेयर्स एट द डायफ्रम। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में जो लाइन इनके थ्रू पास करेगी, और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। इसके बाद है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अब बबल ट्यूब क्या होती है, एक ऐसी बबल ट्यूब टाइप की होती है, उसमें क्या होता है कि एक सेंटर में मतलब एक फ्लूइड्स होता है जिसकी वजह से एक बबल सा फॉर्म होता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेवल हुआ है कि नहीं हुआ है, जंपी लेवल है या जो भी हमारे पास लेवलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है। कई बार इसको प्लेन टेबलिंग के लिए भी बबल ट्यूब का यूज़ होता है, बहुत सारी ऐसी होती हैं हमारे पास जिसमें हमें बबल ट्यूब का यूज़ करना पड़ता है। तो बबल ट्यूब, इसमें एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है लेवलिंग में, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि टेंजेंशियल होगी टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द बबल। ठीक है, जो बबल उसमें फॉर्म होगा बबल ट्यूब में उसके लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसकी टेंजेंशियल एक लाइन होगी। ठीक है, उसका जो कर्व होगा उसके टेंजेंशियल एक लाइन होगी, हम उसको बोलेंगे मिडिल पॉइंट में जब बबल होगा, जब लेवल हो चुकी होगी तब की बात है ये, तो उसको हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, इसके बाद है बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या होता है कि जैसे कि हम आर एल्स की बात कर रहे थे कि एक आर एल हमें फाइंड आउट करना होता है, रेड्यूस लेवल फाइंड आउट करना होता है। हमने डाटम देखा है कि एक डाटम पर्टिकुलर फिक्स किया हुआ मीन सी लेवल। अब कई बार कई जगहों में क्या है कि बहुत सारी जगहों पे बेंचमार्क फिक्स किया हुआ है ताकि उसके रेफरेंस से हम चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, उसके आसपास की चीज़ों की। दीज आर फिक्स्ड पॉइंट्स और मार्क्स ऑफ नोन आर एल, मतलब जिसका रेड्यूस लेवल निकाल के रखा हुआ है। डाटम तो एक ही जगह है, तो उसको अलग अलग जगहों पे बहुत सारे बेंचमार्क, उसी की हेल्प से हमने रेड्यूस लेवल निकाल के रखा है। कुछ बेंचमार्क्स निकाल के रखे जिनकी वैल्यू लेके हम उसके आसपास के एरिया का आर एल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आर एल पहले से नोन होगा, मीन सी की हेल्प से, मीन सी लेवल की हेल्प से हम आर एल एस का फाइंड आउट पहले से करके रखेंगे और बेंचमार्क एक बना देंगे विद रेफरेंस टू द डाटम लाइन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स, दे सर्व एज रेफरेंस पॉइंट फॉर फाइंडिंग द आर एल। अगर हमें न्यू पॉइंट्स का हमने निकालना है और लेवलिंग वगैरह करनी है किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे कि रोड्स, रेलवे वगैरह। और बेंचमार्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जीटीएस, परमानेंट, टेम्परेरी और आर्बिटरी, ये 4 टाइप के बेंचमार्क हो सकते हैं। जीटीएस बेंचमार्क जो होते हैं, दीज बेंचमार्क्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो होगा वो इसको इस्टेब्लिश करता है, बना के रखते हैं। और ये जो होंगे इनके रिड्यूस लेवल हमें पता होगा, बहुत रेलेवेंट जो पोजीशंस होंगी जो इनके अकॉर्डिंगली सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इनको सही लगेंगी, वहाँ पे इन्होंने बेंचमार्क्स बना के रखे हुए हैं
और इन जगहों के रिड्यूस लेवल हमें पता होंगी। ठीक है, ये एक कैटलॉग पब्लिश करती हैं जिसमें इस डिपार्टमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि ये बेंचमार्क्स हैं। ठीक है, इन्होंने खुद फिक्स करके रखे हुए हैं वो। उसके बाद आता है परमानेंट बेंचमार्क। अब पहले एक ही बॉडी जो है वो जीटीएस बेंचमार्क दे रही थी, अब इस बार क्या है कि ये फिक्स्ड पॉइंट्स या फिर मार्क्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करती है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी, रेलवे, इरिगेशन एट्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि ये फिक्स पॉइंट या फिर मार्क्स जो होंगे वो इस्टेब्लिश करती है, और इनके आरएल्स जो होंगे हमने पहले से डिटरमाइन किए होते हैं विद रेफरेंस टू जीटीएस बेंचमार्क। ठीक है, और ये रखे जाते हैं ऑन द परमानेंट पॉइंट्स, लाइक जैसे कि प्लिंथ हो गया एक बिल्डिंग का, पैरापेट ऑफ ब्रिज और कल्वर्ट एंड सो ऑन। इस तरीके से किसी ना किसी बिल्डिंग में कुछ एक तरीके से निशान की तरह बना के, एक मार्क की तरह बना के ये रखा जाता है, और जिसकी हेल्प से अगली बार कुछ भी करना हो, सर्वे वगैरह करना हो, तो उसमें वो यूज़फुल है, लेवलिंग वगैरह करने के लिए उसका हम यूज़ कर लेते हैं। समटाइम्स दे आर केप्ट ऑन अंडरग्राउंड पिलर्स ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद है आर्बिटरी बेंचमार्क। आर्बिटरी बेंचमार्क क्या होते हैं? व्हेन द आरएल्स ऑफ सम फिक्स पॉइंट्स आर एज्यूम्ड, जब एज्यूम किया जाता है, दे आर टर्म्ड आर्बिटरी बेंचमार्क। अगर हमने किसी एक फिक्स पॉइंट का आरएल एज्यूम कर लिया, सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि इसका 100 है और उसके रेफरेंस में हमने आगे चीज़ें कैलकुलेट की, तो उसको हम बोल देंगे कि ये एक आर्बिटरी बेंचमार्क, 100 है नहीं, मतलब इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का फिक्स करके उससे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उसको हम आर्बिटरी बेंचमार्क बोलेंगे। These are adopted in small survey operations when only the undulations of the ground surface is required to be determined. जब undulations को ही मतलब निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो उस टाइम पे आर्बिट्री बेंचमार्क का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है टेम्परेरी बेंचमार्क। व्हेन द बेंचमार्क आर इस्टेब्लिश्ड टेम्परेरीली एट द एंड ऑफ अ डेज वर्क, दे आर सेड टू बी टेम्परेरी बेंचमार्क। मतलब कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि एक दिन के काम के लिए या एक दिन के एंडिंग पे एक बेंचमार्क जो है उसको इस्टेब्लिश कर लिया जाता है टेम्परेरी वर्क के लिए, तो उसको हम टेम्परेरी बेंचमार्क बोलते हैं। दे आर जनरली मेड ऑन द रूट ऑफ अ ट्री, एक ट्री की रूट पे हो सकती है, पैरापेट ऑफ अ नियर बाय कल्वर्ट और फरलॉन्ग पोस्ट और ऑन अ सिमिलर प्लेस। ठीक है, ऐसी ऑलमोस्ट ऐसी टाइप की जगहों पे ये बना दिए जाते हैं मार्क्स। इसके बाद आते हैं लेवलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है बार बार। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आती है बैक साइड रीडिंग। अब बैक साइड रीडिंग क्या होती है? दिस इज़ द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग। हमेशा जब भी हम एक लेवलिंग करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, तो हम सबसे पहली जो रीडिंग लेते हैं वो हम लेते हैं बैक साइड रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन इन एनी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेवलिंग हैज़ बीन परफेक्टली डन। जब लेवलिंग वगैरह की जाती है तो सबसे पहली रीडिंग यही ली जाती है। दिस रीडिंग इज ऑलवेज टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नोन आरएल, जिसका हमें आरएल पहले से पता होगा, उस पॉइंट पे हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ये वाली रीडिंग बैक साइड रीडिंग। ठीक है, ऑन अ बेंचमार्क ले सकते हैं, एक बेंचमार्क के ऊपर ले सकते हैं या चेंज पॉइंट पे ले सकते हैं, उसका भी हमें आरएल पता होगा चेंज पॉइंट के टाइम पे भी। ठीक है, अब उसके बाद आती है फोर साइट रीडिंग। फोर साइट रीडिंग जो होती है वो जनरली लास्ट स्टाफ रीडिंग होती है। एक सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हमने एक बार सेट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है, जब हम इसकी लास्ट इस वाले से हम देखेंगे तो यहाँ पे बैक साइड रीडिंग ये वाली आ गई, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आ गई, फिर से इंटरमीडिएट साइड होगी, और इसी इंस्ट्रूमेंट से यहाँ तक लास्ट हमने ली है, तो इसको हम फोर साइड बोल दिया। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट उठा लिया और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा, फिर हमने यहाँ से ली है, तो इसको हम बैक साइड रीडिंग बोलेंगे, इसको हम फोर साइड रीडिंग नहीं बोलेंगे। और क्योंकि हमें यहाँ पे फोर साइड रीडिंग पहले से ले रखी थी, तो इसका हमें रिड्यूस लेवल पता था, इसीलिए हमने यहाँ पे बैक साइड रीडिंग ली है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस बात से, बैक साइड रीडिंग भी और फोर साइड रीडिंग भी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर इसके बाद मतलब इसका पता चलता है कि अगर हम ये वाली रीडिंग ले रहे हैं, इसका मतलब हमने इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है, ये इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। इफ इट इज़ एनी अदर स्टाफ रीडिंग टेकन बिटवीन बैक साइड और फोर साइड, मतलब फोर साइड और बैक साइड रीडिंग्स जब लेनी है उसके बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हम रीडिंग लेती हैं तो उसको हम
उसको हम इंटरमीडिएट साइट रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है चेंज पॉइंट। दिस पॉइंट इंडिकेट्स द शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जा रहा है, ये इंडिकेट करता है। एट दिस पॉइंट फोरसाइट इज टेकन फ्रॉम वन सेटिंग एंड अ बैक साइड फ्रॉम द नेक्स्ट सेटिंग। अगर हम इसमें देखें चेंज पॉइंट जो है यहाँ पे आपको सी दिख रहा है, यहाँ पे फोरसाइट और बैक साइड दोनों की रीडिंग ली जाएगी, ठीक है, उसको ही हम चेंज पॉइंट बोलेंगे। जहाँ पे भी आपको फोरसाइट और बैक साइड दोनों रीडिंग ली जा रही है, मतलब फोरसाइट ली और उसके बाद हमने उसको शिफ्ट किया इंस्ट्रूमेंट को और बैक साइड रीडिंग ली, तो उसको हम चेंज पॉइंट बोलेंगे, उस पॉइंट को, ठीक है। इसके बाद है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI। When the leveling instrument is properly leveled, the RL of the line of collimation is known as the height of the instrument. अब एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने पूरी तरह से प्रॉपरली लेवल कर लिया है और उस टाइम पे हम जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है उसका RL निकालते हैं तो उसको बोल देते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, किस चीज़ को ऐड करना होगा, बैक साइड रीडिंग टू द RL ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क के RL को हमने बैक साइड रीडिंग देखनी है, ठीक है, यहाँ से हम बैक साइड रीडिंग ले लेंगे और बेंचमार्क इसका हमें पता ही होगा। इस बेंचमार्क का हमें नोन RL हमें पहले से पता है, उसमें हमने ऐड कर देनी है बैक साइड रीडिंग, तो हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑन विच और चेंज पॉइंट जो होगा उससे भी हम निकाल सकते हैं ऑन विच द स्टाफ रीडिंग वॉज टेकन। उसके बाद है फोकसिंग। अब फोकसिंग कैसे करते हैं, द ऑपरेशन ऑफ सेटिंग द आईपीस एंड द ऑब्जेक्ट ग्लास अ प्रॉपर डिस्टेंस अपार्ट फॉर क्लियर विजन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोकसिंग। आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास को प्रॉपर डिस्टेंस अपार्ट पे रखते हैं फॉर द क्लियर विजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज डन बाय टर्निंग द फोकसिंग स्क्रू। अब फोकसिंग स्क्रू को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम देखेंगे तब तक जब तक क्लियर इमेज हमें दिखाई नहीं दे रही है किसी भी चीज़ की, एकदम प्रॉपर और शार्प होनी चाहिए, एकदम क्लियर हमें जब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा तो हम समझेंगे कि फोकसिंग हो चुकी है। और फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू फोकस ऑन द डायफ्राम एंड दैट ऑफ द आईपीस इज टू मैग्नीफाई द क्रॉस हेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली पता चल रहा है वैसे लाइन से ही कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसका ऑब्जेक्ट ग्लास का फंक्शन है कि एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली फोकस करना है डायफ्राम के ऊपर, और आईपीस का फंक्शन है कि मैग्नीफाई करे क्रॉस हेयर्स को और ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल हो उसकी हेल्प से। फोकसिंग दो तरीके से की जाती है। फोकसिंग द आईपीस, आईपीस को फोकस कैसे किया जाता है, पहले तो एक शीट हमने लेनी है वाइट पेपर, उसको रखना है इन फ्रंट ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के आगे रखना है एंड द आईपीस इज टर्न्ड क्लॉकवाइज। आईपीस जो होगा उसको हमने टर्न करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्लोली अंटिल द क्रॉस हेयर्स अपीयर डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, ठीक है, तब तक करना है जब तक जो क्रॉस हेयर्स हैं एकदम क्लियर हमें दिखाई नहीं देते, और उसके बाद जब भी क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब आईपीस जो है वो फोकस हो चुका है। फिर फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, टर्निंग द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट एंड फोकसिंग स्क्रू इज टर्न्ड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अंटिल द इमेज इज क्लियर एंड शार्प, ठीक है। फोकसिंग स्क्रू को घुमाना है इस टाइम पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इमेज जब तक क्लियर और शार्प नहीं दिख जाती तब तक मतलब फोकसिंग नहीं हुई है, जैसे ही दिखेगी फोकसिंग हो चुकी है। इसके बाद है पैरालैक्स। पैरालैक्स क्या होता है, द apparent movement of image relative to cross hairs is known as parallax। कई बार क्या होता है कि क्रॉस हेयर्स आपको पता होना चाहिए इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन होती है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती हैं, कई बार तीन भी होती हैं, इस तरीके से होता है। तो उसमें क्या होता है क्रॉस हेयर्स में कई बार ऐसा होता है कि इमेज एकदम से हिल रही होती है, जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है उसके साथ साथ इमेज भी हिल रही होती है, ठीक है। एपरेंट मूवमेंट ऑफ इमेज रिलेटिव टू द क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर जैसे ही थोड़ा सा मूव कर रहा है उसके साथ साथ इमेज भी मूव कर रही है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द इम्परफेक्ट फोकसिंग व्हेन द इमेज डज नॉट फॉल द प्लेन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो पैरालैक्स को कैसे हमने टेस्ट करना है, बाय मूविंग द आई अप एंड डाउन। जब भी हमने देखना है उसमें आई पीस से हम देख रहे हैं तो आई को हमने ऊपर और नीचे करके एक बार चेक करना है कि कहीं जो ये पैरालैक्स की प्रॉब्लम तो नहीं है।
और उसके बाद इफ़ द फोकसिंग इज़ नॉट करेक्ट तो इमेज मूव्स अप एंड डाउन रिलेटिव टू द क्रॉस हेयर्स, मतलब क्रॉस हेयर्स के साथ साथ इमेज भी मूव करेगी. इफ़ द फोकसिंग इज़ परफेक्ट the image will appear fixed to the crosshair. The parallax may be eliminated by properly focusing the telescope. जैसे हमने फोकसिंग वगैरह करनी है, अगर हमने प्रॉपरली करके रखी होगी तो वो पैरलैक्स अपने आप ही मतलब हमें एलिमिनेट हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, पैरलैक्स जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी.